हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्वेल्थ कॉमर्स में अपना सब्जेक्ट जो था इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर जो अपना चल रहा था, चैप्टर नंबर जो है 20 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर का जो नाम है उपभोग फलन, उपभोग फलन, बचत फलन व निवेश फलन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन और एक अपना इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसमें बताया था कि कुछ क्लासिकल अर्थशास्त्री जो हुआ करते थे उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी बेरोजगार की स्थिति नहीं, जबकि इसका खंडन किया गया। जो प्रोफेसर किन्स जो थे, प्रोफेसर किन्स जो थे उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है वो बहुत, आर्थिक मंदी की स्थिति में उन्होंने बताया कि बेरोजगारी बहुत मात्रा में व्याप्त है और ये एक समस्या है। ठीक है, तो उन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन्होंने एक बुक लिखी थी जो पब्लिश हुई थी 1936 में, और जो बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक का नाम था। ठीक है, प्रोफेसर किन्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के जो भी थे उन्होंने खंडन किया कि बेरोजगारी जो है व्याप्त है और उस बेरोजगारी से निपटने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आय और रोजगार के नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। आय व रोजगार के सिद्धांत बताए उन्होंने। ठीक है, आय और रोजगार के बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए उन्होंने बताया। प्रोफेसर किन्स ने जो थे वो राष्ट्रीय आय व रोजगार में काफी संबंध बताया। प्रोफेसर किन्स ने कहा कि अगर देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय अगर बढ़ती है तो उस देश में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। ठीक है, रोजगार बढ़ेंगे। और अगर राष्ट्रीय आय कम होती है, अगर राष्ट्रीय आय कम होती है तो रोजगार भी क्या होंगे, कम होंगे। आय बढ़ती है, रोजगार बढ़ेंगे। आय घटती है, रोजगार भी आपके घटेंगे। ठीक है, तो ये जो बताया था प्रोफेसर किन्स ने बताया था। प्रोफेसर किन्स ने इसके अलावा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, प्रोफेसर किन्स ने इसके अलावा एक उपभोग फलन के बारे में बताया। उपभोग फलन की अवधारणा बताई, कंजम्पशन फंक्शन। प्रोफेसर किन्स ने उपभोग फलन के बारे में क्या कहा था? मैंने आपको बताया था कि उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन के बारे में प्रोफेसर किन्स ने बताया, एक साइकोलॉजी लॉ है जो आपको बताता है कि किसी भी व्यक्ति की आय अगर बढ़ जाती है, किसी भी व्यक्ति की इनकम या आय अगर बढ़ती है, आय बढ़ती है, तो आय के बढ़ने पर वो अपनी बढ़ी हुई आय का उस अनुपात में, यानी जो आय बढ़ जाती है, तो मैंने इक्वेशन बताई थी, आप आई रिप्रेजेंट करता है वाई से। आई इक्वल क्या होता है, सी प्लस एस, यानी अपनी आय में से कुछ पैसा वो लगाता है अपने कंजम्पशन पर और कुछ लगाएगा अपनी सेविंग पर। तो क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि उपभोग फलन क्या है। उपभोग फलन ये है कि अगर आपकी आय बढ़ जाती है, यहां पर आपकी आय जो थी वो 200 रुपए से बढ़ चुकी है, तो किसी भी उपभोक्ता की या व्यक्ति की आय बढ़ने पर, किसी भी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर या व्यक्ति की आय बढ़ने पर वह अपनी बढ़ी हुई आय का संपूर्ण हिस्सा उपभोग को बढ़ाने में नहीं लगाता, वह कुछ हिस्सा उपभोग को बढ़ाने में और कुछ हिस्सा बचत को बढ़ाने में लगाता है। लाइन बताई थी कि वह अपनी आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ाता है, कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ाता है, आय बढ़ने पर उपभोग भी क्या करता है, उपभोग भी बढ़ाता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ती है, जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ती है।
कि वो आय बढ़ने पर उपभोग जरूर बढ़ाएगा, कंजम्पशन देखो बढ़ा रहा है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में उसकी आय बढ़ती है। आय बढ़ रही है 200 से और कंजम्पशन बढ़ा रहा है केवल 100 से। ठीक है, तो ये जो कहलाता है प्रोफेसर किन्स का उपभोग फलन कहलाता है। इसमें मैंने आपको इक्वेशन भी बताई थी, आपको आनी चाहिए कि y इक्वल होता है c प्लस एस। अगर मेरे को सेविंग निकालनी है तो आप आय में से लेस कर दो कंजम्पशन को, ठीक है, उपभोग को लेस कर दो। फिर मैंने आपको कंजम्पशन निकालने के लिए एक इक्वेशन बताई थी, a प्लस बी डॉट वाई डी। इसका मतलब बताता हूं। ए का मतलब मैंने आपको बताया था ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग कि जब आय 0 होती है उस समय जो भी उपभोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो आपका स्वायत्त उपभोग कहलाता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं ए से। बी का मतलब है, यहां पर बी रिप्रेजेंट करता है एमपीसी को। एमपीसी क्या है, एमपीसी है सीमांत भोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत भोग यानी मार्जिनल। एमपीसी को अगर इंग्लिश में लिखिए, एम का मतलब होता है मार्जिनल, पी का प्रोपोर्शनेट कंजम्पशन, ये होता क्या है। एमपीसी मैंने आपको डिफाइन किया था पिछली क्लास में कि एमपीसी क्या है। एमपीसी बताता है अपनी बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा उपभोग को बढ़ाने में लगाया। इसका फॉर्मूला बताया था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसका फॉर्मूला होता है। यानी आपकी आय में कितना परिवर्तन हुआ। एग्जांपल देखिएगा, पहले 1000 थी, उस समय 800 रुपया कर रहे थे उपभोग पर और 200 रुपया बचत पर। आय बढ़कर हो गई 1200, उपभोग पर कर रहे हैं 900, बचत पे कर रहे हैं 300। तो बढ़ी हुई आय का, आय में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा वाई का मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ। आय में हुआ 200 का परिवर्तन, आय में परिवर्तन हुआ 200 का। कंजम्पशन में कितना परिवर्तन हुआ, कंजम्पशन 800 से 900 हो गई यानी 100 का। एमपीसी निकाल लो, एमपीसी आ जाएगा 0.50। तो एमपीसी आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपनी जो आय इंक्रीज हुई थी उसका 1 में से 50 पैसा या बोल दो 50% जो है उसने अपने कंजम्पशन को बढ़ाने में लगाया। यानी 200 का 50% उसने कहां लगाया, अपने उपभोग को बढ़ाने में लगाया। ठीक है, ये हमें एमपीसी बताता है। तो एमपीसी को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते। वाई डी का मतलब वैसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, लेकिन हिंदी में कहें तो इसको प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय क्या होती है, मैंने आपको कहा था आपकी इनकम में से जो भी टैक्स है वो लेस करने के बाद जो बचता है, जो आपकी खर्च योग्य आय है, यानी जो आप उपभोग और बचत पर लगाने वाले हो, उसको हम बोलते हैं प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि आपका कंजम्पशन और आय में रिलेशन बताया था, आय और बचत में रिलेशन बताया था। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम भी बनाया था पिछली बार मैंने क्लास में। देखो ये आपको, ये जो डायग्राम मैंने बताया था कि आपको आय दिखाते हैं, इस पर ओवाई पर हम उपभोग दिखा रहे हैं। तो आपने यहां पर देखा होगा कौन सा आय, कंजम्पशन तो स्टार्ट हो रहा है अपना यहां से 100 से, जबकि आय स्टार्ट हो रही है 0 से। ऐसा क्यों है, तो 0 से लेकर 100 तक का जो कंजम्पशन हो रहा है, यानी 100 इकाई का जो कंजम्पशन हो रहा है, वो कौन सा कंजम्पशन है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। कि आपकी आय जब 0 है उस समय जो उपभोग किया जाता है वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। और सी किससे मिलकर बना होता है, उपभोग किससे मिलकर बना होता है, स्वायत्त उपभोग से मिलकर बना होता है, जैसा कि हमने इक्वेशन में पढ़ा था। और ये यहां पर, अब ये सुनिएगा, ये डायग्राम भी मैंने बताया था, कौन सा कर्व यहां पर ऊपर है, इतने में यहां पर सी कर्व ऊपर है और आय नीचे। यानी कंजम्पशन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन बचत कम है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, या घाटे में चल रहे हैं हम लोग। यहां पर देखो दोनों बराबर, जितना कमाया उतना उतना लगा दिया, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। यहां देखो आय ज्यादा है कंजम्पशन कम है। आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा आय ज्यादा है कंजम्पशन कम है। जब कर्व में कंपैरिजन करते हो, वक्र में कंपैरिजन करते हो, तो जो वक्र ऊपर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो नीचे उसकी वैल्यू कम है। तो यहां पर आय ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर आपको एक्चुअल में बचत होगी। यानी जहां पर ये दो कर्व एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसके बाद हमें एक्चुअल बचत होना स्टार्ट होगी। इस पॉइंट पर ना ही बचत होगी, यहां पर बचत क्या चलेगी, माइनस में चलेगी, मतलब नेगेटिव होगी। तो ये जो डायग्राम हमने पढ़ा था, उसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था कि पूरा मैंने बता दिया उपभोग फलन क्या होता है। तो उपभोग फलन किन्स के अर्थशास्त्र
प्रोफेसर ये किन्स के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसको किन्स का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम कहते हैं। जैसे बताया था साइकोलॉजी लॉ है, ठीक है। इस नियम के अनुसार आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आपकी आय बढ़ती है। अतः बढ़ी हुई आय का कुछ भाग उपभोग बढ़ाने में जाएगा और कुछ भाग बचत को बढ़ाने में जाएगा। किन्स के अनुसार उपभोग पर प्रमुख रूप से आय का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता भी, आय बढ़ने पर घटने पर उसका आपके उपभोग पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो उपभोग प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम मैंने अभी बताई थी। आपकी आय में से जो भी टैक्स वैक्स बनता है वो लेस कर दो, फिर जो बचता है आय में से कर घटाने के बाद जो आय आती है उसे कहते हैं खर्च हो गया है, जो उपभोग और बचत के बराबर होती है। बताया था y इक्वल क्या होगा, c प्लस एस। ये आपको फंक्शन में बता रखा है। c उपभोग को, y d प्रयोज्य, केवल y d प्रयोज्य आय को। अगर उपभोग फलन एक सरल रेखा हो तब c इक्वल क्या होता है, a प्लस बी डॉट वाई डी। ये क्वेश्चन मैंने बताई थी। a का मतलब स्वायत्त उपभोग, b का मतलब एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। तो ये जो था हमने पढ़ा है। अब डायग्राम भी हमने देख लिए थे कि इसका डायग्राम किस तरीके से कहां से बनने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। अपना जो इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है वो हम पढ़ रहे हैं, जैसे बताए आपको पढ़ रहे हैं यहां पर एपीसी, एवरेज प्रोपोर्शनेट कंजम्पशन, ठीक है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है ये सुनिएगा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो आपको बताती है कि आपने एक निश्चित समय, मतलब कि परिवर्तन की बात नहीं करता आय की, कांस्टेंट एक, भाई आप 1000 कमा रहे हो तो उस स्टेज की बात कर रहे हैं, आप 1200 कमा रहे हो तो उस स्टेज की बात कर रहा है। ये परिवर्तन की बात नहीं करेगा, डेल्टा यूज नहीं होगा। एपीसी आपको कहता है कि आपकी जब भी आय जितनी भी है उस समय आप कितना पैसा जो है कंजम्पशन पर लगा रहे हो। मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये देखिएगा एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई। ये आपको बताता है इस कांस्टेंट, यानी आपने अपनी आय का कितना परसेंटेज, एक निश्चित परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, निश्चित जो अपनी आपकी आय है कितना हिस्सा आपने कंजम्पशन पर लगाया और रिमेनिंग कहां होगा, अपना बचत पर होगा। तो एपीसी होता है सी अपॉन वाई, कुल भोग अपॉन कुल आय, ठीक है। तो एपीसी, जैसे मैं ये एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे बताया था आपकी आय है 1000 रुपए, 800 रुपए यहां खर्च कर रहे हो, 200 रुपए बचत पर। परिवर्तन की बात नहीं होगी, 1000 से 1200 हो गई, 800 से 900 हो गया। मैं परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, कांस्टेंट की बात कर रहा हूं कि 1000 ही है, चेंज हुआ ही नहीं। आपकी 1000 रुपए है, उस समय 800 इस पर, 200 इस पर, तो ये 800 कंजम्पशन और जब आपकी आय 1000, परिवर्तन की बात नहीं हो रही। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है 0.80। ये बताता है आपने अपनी आय का, अगर आपकी आय 1000 है आपने अपनी आय का कितना परसेंटेज उपभोग पर लगाया है, वो एपीसी रिप्रेजेंट करता है 0.80। तो आपने 800 रुपए या 80% मान लो, या 1 रुपए में से आप 80 पैसे मान लो, कितना हो गया 800। तो आपने 800 तो लगाए हैं कंजम्पशन पर और बाकी 200 कहां लगाए हैं, बचत पर, ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट इसमें देख ले, एपीएस देख ले। एपीएस क्या होता है, एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। एपीएस जो है वो भी यही है, कांस्टेंट की बात करता है कि आपकी इतनी इनकम है, आपने अपनी आय का कितना हिस्सा बचत पर लगाया, ठीक है। तो यहां पे देखो कि हमारी आय, वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 1000 थी, सेविंग पर लगा दिया 200, कितना आ गया 0.20। वो ये बताता है कि आपने 20%, 1000 का 20% बोल दो, 20 पैसे बोल दो, आपने कितना 20% कहां पर लगा दिया, आपने अपनी बचत पर लगा दिए। इसका निकालो कितना, 200, ठीक है। कितना होगा 200। ये बता दूं एपीसी और एपीएस इसका टोटल 1 से ज्यादा आ सकता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन वगैरह आप अपनी आय से ज्यादा उपभोग करते हो, तो यहां पर जो है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। अब मैं आपको दोनों, चलो एक और साथ में ले लें। थर्ड, जैसे एमपीसी तो मैंने डिफाइन कर दिया आपको। एमपीसी क्या होता है, एमपीसी परिवर्तन की बात करता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कि आपकी आय इतनी परिवर्तन हो गई तो आपने अपना कंजम्पशन में इतना परिवर्तन हो गया। इसी में एक सीखेंगे
MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति वो भी परिवर्तन को बताता है कि आपकी आय में इतना परिवर्तन हो गया, तो इस परिवर्तन बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा बचत में कितना परिवर्तन हो गया, यानी आय में परिवर्तन और बचत के परिवर्तन के संबंध को कहते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये 4 हमें पढ़ने हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं अपना, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपको आय बता रखी है, बुक का एग्जांपल लेते हैं, आपको आय बता रखी है 0, 100, 200, 300, 400 और 500। यहां पे आपको उपभोग बता रखा है C, वो है आपका 100, 150, 200, 250, 300 और आपका 350। ठीक है, अब यहां पर अगर बचत निकालें, अगर y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है C प्लस S, तो S बराबर क्या होगा, y माइनस C। I में से लेस कर दो, तो अगर करें तो ये माइनस का 100, माइनस का 50, यहां पे कुछ नहीं आएगा 0, यहां पे 50 प्लस का, फिर यहां पे 100 और यहां पे अपना आएगा 150। ठीक है, अब हमें वो चारों वैल्यू निकालनी है। एक हमने पढ़ा था APC और एक हमने पढ़ा था APS। ठीक है, APC का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन वाई, परिवर्तन की बात नहीं करेगा, C अपॉन वाई, यानी ये चाहिए और I ये चाहिए। 100 अबव 0, ठीक है, 100 अबव 0, तो ये जो है हमें इंफिनिटी आएगा अनंत। उसके बाद 150 अपॉन 100, भाई कंजप्शन कितना हो रहा है 150, आय कितनी आपकी 100, ये कितना आ गया 1.5। उसके बाद 200 अपॉन 200 कितना आ गया 1। उसके बाद 250 अपॉन 300, एपीसी निकाल रहे हैं, ये आपका आएगा 0.83। उसके बाद 300 अपॉन 400, ये आपका आएगा 0.75। फिर उसके बाद 350 अपॉन 500, ये आपका आएगा 0.7। ठीक है, ये हमने एपीसी निकाल लिया है। हमें एपीएस निकालना हो, एपीसी निकाल लिया, एपीएस भी कांस्टेंट की बात करता है, परिवर्तन की बात नहीं करता। एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई तो निकालना है। यहां पर तो देखो फर्स्ट में तो निकल ही नहीं सकता एस अपॉन बचत, आप निकालना भी चाहो तो इसकी इंफिनिटी आएगी, देखो। ठीक है, जैसे 100 अपॉन 0, तो ये इंफिनिटी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद माइनस का 50 अपॉन 100, तो माइनस का 0.50। उसके बाद यहां पे 0 अपॉन 200, 0, बचत 50, आय 300, तो ये आपका आएगा 1.6। फिर यहां पर बचत 100, 400, ये आएगा 0.25, 0.25, यहां पर 150 और यहां पर 500, ये आपका 0.3। ये हमने एपीएस निकाल लिया है। ठीक है, तो एपीएस देखो 0 माइनस का 0.50, या यहां पर आप जैसे इसके बाद 0.16, 0.25 और 0.3, ये हमने एपीएस निकालना है। तो आपका जो कल का होमवर्क है, आपको एमपीसी और एमपीएस निकालना है, इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, फॉर्मूला मैं बता दूं, एमपीसी का होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई और एमपीएस का होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको निकालेंगे और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे अपना, निवेश फलन क्या होता है। ठीक है, या बचत फलन की एक इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को हम लोग समझेंगे कि वो इक्वेशन किस तरीके से होगी, उसका विस्तारित रूप हम लोग सीखने वाले हैं कि उसको विस्तारित किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। मतलब कि आपकी y बराबर सी प्लस एस होता है, s बराबर y माइनस सी। इस इक्वेशन को हम और एक्सप्लेन करेंगे, कितना इसको बता सकते हैं, तो वो हम लोग इसका विस्तारित रूप हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। सेविंग, इसके अलावा हम लोग सीखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद एक MEEC आएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो लास्ट कंसेप्ट है। तो ये जो थे हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू।